दोस्तों APGS में स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आइए आज हम लोग अध्याय 9 ठीक व्यापारी और राजा और तीर्थयात्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक बाजार में घूमती हुई जगनी ठीक आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि बाजार में घूम रही है और क्या देख रही हैं। ठीक जागनी अपने गांव के मेले की पास लगाई बैठी थी। ठीक स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोख रंगों के फूलों के पेंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाली मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। ठीक जागनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। ठीक तो आइए आज हम लोग व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी लेते हैं कि व्यापारी क्या होता है और व्यापारी ठीक आइए ठीक अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियों तथा थालियों इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। ठीक सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ठीक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन सम्राट में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। ठीक दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक आइए हम लोग समुद्री तटों से लगे राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि समुद्र के तट पर कौन कौन से राज्य हैं। ठीक इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक संगम कविताओं में मुएंदार की चर्चा मिलती है। एक यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार के मुखिया के लिए किया गया है। ठीक ये थे चोल, चेर तथा पांडु। ठीक मानचित्र 7 पृष्ठ 105 जो करीब 23 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक माने ये करीब
2300 साल पहले ये बहुत शक्तिशाली एक देश माना जाता था। ठीक, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरैया थी। ठीक, माने ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा वकीलों के बीच बांट देते थे। ठीक, अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में देखें। ठीक, सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। ठीक, उसके बारे में हमें इसकी माँ गौतमी वलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक, पूरे दक्षिणीय क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। ठीक, श्री सतकर्णी ने पूर्वीय, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर आसानी अपनी सेनाएं भेजी। ठीक, क्या तुम बता सकते हो कि श्री सतकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? ठीक, आइए हम लोग रेशम मार्ग की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, रेशम मार्ग की कहानी क्या थी और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, चमकती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। ठीक, रेशमी कपड़े तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीकी को इन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपा रखा, पर चीन से पैदल घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे। ठीक, और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशमी मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशियाई के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिमी की ओर फैल गई है। ठीक, करीब 2000 साल पहले रोमन के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े बनाना एक फैशन बन गया था। ठीक, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। ठीक, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 से 77 को देखो। ठीक, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। ठीक, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। ठीक, इसके बदले ये शासक
उन व्यापारियों को अपने राज्यों से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर उनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। ठीक इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। ठीक फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाला व्यापारी उनका उपयोग किया करते थे। ठीक आइए हम लोग बौद्ध धर्म का प्रसार हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म अपना प्रचार प्रसार कैसे करते हैं। ठीक आइए ठीक कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थितियों सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर इनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। ठीक इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। ठीक बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ठीक बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। ठीक आइए ठीक इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाए गए तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं ठीक पश्चिमी घाट के दरों के पास बनाई गई थी। ठीक दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाले सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी। ठीक ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाला व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण और पूर्वी ओर बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। ठीक आइए हम लोग इनके बारे में और देखते हैं। ठीक थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या थी? आइए हम लोग तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के बारे में पढ़ते हैं कि वो लोग तीर्थ पर जाते थे और अपने मन में क्या लालसा लेकर जाते थे। ठीक व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। ठीक बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ठीक इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का सियन काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक का फासियन
काफ़ी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया। ठीक। रवैन त्यांग 1400 साल पहले भारत आया। ठीक। इसके करीब 50 साल बाद ठीक इतिंग आया। वे सब बुद्ध अध्यक्ष के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आया था। ठीक। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। ठीक। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में इन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी इन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक। फासियन चीन वापस कैसे लौटा। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं कि फासियन चीन वापस कैसे लौटा। ठीक। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू किया। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपना उन पनडुब्बियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। ठीक। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी तूफान उसने समुद्री का वर्णन इस प्रकार किया। ठीक। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाया जाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। ठीक। अगर बरसात और अंधेरों हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा था। ठीक। आइए हम लोग शैवन त्याग मार्ग से ठीक उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। ठीक। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियों तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। ठीक। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। ठीक। अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। ठीक। शैवन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। ठीक। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। ठीक। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। इन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही
उत्तर दे पाते हैं। ठीक, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक, आइए भक्ति की शुरुआत। ठीक, हम देखते हैं कि भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई, जिसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं शामिल हैं। ठीक, इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। ठीक, भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए खुल गया था। ठीक, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। ठीक, भागवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखो, ठीक, का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सही धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक, भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी व देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्ति उसे देखना चाहता है। ठीक, इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में, जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़ाकर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ठीक, कल बाकी भक्ति, आइए हम लोग भक्ति थोड़ा देखते हैं, भक्ति क्या होता है। ठीक, भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग शब्द है। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। ठीक, एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है। ठीक, आइए हम लोग देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्ति को रखा जाता था। ठीक, इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। ठीक, अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। ठीक, भक्ति परंपरा से चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक, आज हम लोग हिंदू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही हिंदू या इंडस से निकला है। ठीक, यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा इन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द अनेक धर्मों, विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी उपयुक्त होता था। अन्ययन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अन्ययन। ठीक, आइए हम लोग अन्ययन के बारे में देखते हैं। ठीक, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक, ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। इन्होंने दूसरों को
प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ठीक, बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं, जहाँ इसका एक अंश दिया गया है। ठीक, अन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। ठीक, उनकी कामनाएं पूरी होगी। ठीक, जो दयालु हैं वे अन्य हैं। ठीक, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। ठीक, अन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। ठीक, अन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ठीक, ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ठीक, ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। ठीक, आइए हम लोग मानचित्र 6 पृष्ठ 67 से 77 देखते हैं। ठीक, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ठीक, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आते थे। वे विश्व के सबसे पुराने एशियाई में से हैं। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल ऊपर हो और हम अच्छी वीडियो आपके साथ लाते रहें।